छोटा द्वीप, बड़े तथ्य। 60 वर्ग मील क्षेत्रफल का ईस्टर द्वीप सन 1888 ईस्वी से चिली सरकार के कब्जे में है। चिली अमेरिका की राजधानी सैंटियागो से 1030 मील प्रशांत महासागर में मात्र 1200 मनुष्यों की आबादी वाला यह द्वीप अपने भीतर ऐसे अजूबे छिपाए बैठा है जिन्हें देखने के लिए संसार भर के हजारों पर्यटक, पुरातत्ववेत्ता तथा निर्वंश विज्ञानी वहां अपनी कौतूहल भरी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए पहुंचते हैं। पर्यटकों की उत्सुकता शांत करने के लिए उस द्वीप में एक हवाई अड्डा भी है, जिस पर छोटे तथा मंझोले जहाज़ों के उतरने की समुचित सुविधा है। इस पूरे द्वीप में केवल एक ही कस्बा है, अंगारोआ। सभ्य नागरिक इसी में रहते हैं। स्वच्छंद आदिवासी तो जहां तहां उपलब्ध विशालकाय गुफाओं में अपना अड्डा जमाए रहते हैं। इस द्वीप का सबसे बड़ा आकर्षण है वहां बहुत बड़ी संख्या में जहां तहां बिखरी हुई दैत्याकार मूर्तियां, जिनकी ऊंचाई 30 से 70 फीट तक की है। वे टुकड़ों से जोड़कर नहीं बनाई गई है, वरन प्रत्येक एक समूचे चट्टान की है। इनका कला कौशल तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, पर आश्चर्य इस बात का है कि जहां विशालकाय पत्थरों वाले पहाड़ हैं, वहां से बहुत दूरी पर ये खड़ी हुई हैं। जहां वे हैं वहां इस प्रयोजन के उपयुक्त पहाड़ नहीं है। फिर इतनी दूर इतनी भारी और विशालकाय चट्टानों को उस जमाने में कैसे लाया गया होगा, जबकि यांत्रिक बुद्धि तथा साधन सामग्री का सर्वथा अभाव था। ये प्रतिमाएं अब से प्रायः 1000 वर्ष तक पुरानी हैं। देखने वाले जिन जिज्ञासाओं को लेकर जाते हैं, उनका समाधान होना तो दूर, उल्टे अधिक चकित होकर वापस लौटते हैं। प्रशांत महासागर के बीचों बीच बसे समुद्र तट से हजारों मील दूर इस छोटे से द्वीप पर मनुष्य कब पहुंचे, क्यों पहुंचे? उस जमाने में इतनी लंबी यात्राएं कर सकने योग्य नौकाएं इन लोगों ने कैसे बनाई? यहाँ वे किस आकर्षण से आकर बसे? इतनी विशालकाय मूर्तियां किस प्रयोजन के लिए, किन साधनों से गढ़ी? इन्हें बनाने, उठाने और खड़ी करने के लिए साधन किस प्रकार जुटाए गए? मूर्तियों से भी अधिक आश्चर्यजनक है उनके सिर पर रखे हुए टोपे, जो अलग से बने हैं और मूर्तियों के ऊपर उनके गढ़े जाने के बाद रखे गए हैं। ये टोपे भी पत्थर के हैं और उनका वजन 3 टन तक का है। मूर्ति की आश्चर्यजनक ऊंचाई और उस पर भी इतने भारी टोपों को स्थापित किया जाना सचमुच आश्चर्यजनक है और इस बात की साक्षी देता है कि साधनहीन स्थिति में भी मनुष्य की संकल्प शक्ति कितने चमत्कारी सृजन कर सकती है। अब से वर्ष पूर्व किसी को यह भी पता नहीं था कि समुद्र तट से इतनी दूर किसी इतने छोटे द्वीप में कोई प्रवीण मनुष्य जाति निवास कर रही होगी। सन 1622 ईस्वी में एक डच नाविक रोजीवीन अपने जहाज सहित उधर जा निकला। उसका मन उस द्वीप में थोड़ा विश्राम करने का था। वह उतरा तो वहां यूरोपियनों की तरह बिल्कुल गोरे तथा कुछ सांवले रंग के आदिवासियों को योजनाबद्ध जीवन जीते हुए पाया। ये लोग प्रायः नंगे रहते थे, शरीर पर गुदने गुदे थे, जिन्होंने कानों में छेद करके लकड़ी के गुटके पहन रखे थे। वे लंबकर्ण और जिनके कान नहीं छिदे थे वे लघुकर्ण थे। इनका वर्ण विभाजन इसी कर्ण आकृति के आधार पर किया जा सकता था। वे सूर्य पूजक थे। प्रातःकालीन उदय होते सूर्य को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे और पीछे मूर्तियों के सामने पवित्र अग्नि जलाकर हवन करते थे। रोजीवीन को कौतूहल तो जरूर हुआ, पर उसे निष्प्रयोजन समझा और उपेक्षा पूर्वक चला गया। उसके उतरने वाले दिन ईसाइयों का ईस्टर त्योहार था, इसलिए उसका नाम ईस्टर रख दिया गया। यूं उसका अपना पुराना नाम तोती हेनुआ था। इसके 50 वर्ष बाद एक स्पेनी नाविक डॉन फिलिप गोजालेस वहां पहुंचा। उसने वहां स्पेनिश झंडा गाड़ा और अपने सम्राट के नाम पर इस द्वीप का नाम सान कार्लोस रख दिया।
इसके बाद वहां अंग्रेज नाविक कुक पहुंचा। तत्पश्चात फ्रांसीसी नाविक ला पेरोजे वहां उतरा। इन लोगों ने घूम घूम कर वहां की स्थिति को देखा और वहां का अनोखापन यूरोप वालों को बताया। 19वीं सदी के आरंभ में अमेरिकी गोरी यहाँ पहुंचे और यहाँ के आदिवासियों को पकड़कर गुलाम बनाने के लिए प्रयत्न करने लगे। पेरू से 7 जहाज इसी प्रयोजन के लिए लाए गए थे। उन्होंने जो पकड़ में आ गए उन 900 को कैद किया और शेष को गोली से उड़ा दिया। सन 1877 ईस्वी में वहां स्त्री बच्चों की आबादी मात्र 111 रह गई। तब से यह द्वीप चिली सरकार के आधिपत्य में है। वहां शिक्षा, चिकित्सा, शासन, उत्पादन एवं व्यवसाय के आधार खड़े किए गए हैं और बढ़ती हुई सुविधाओं के कारण वहां आबादी भी बढ़ी है। यहाँ पेड़ तो कम है पर घास बहुत होती है, इसलिए भेड़ पालन के उद्योग ने वहाँ की समृद्धि में बहुत योगदान दिया है। पीने का पानी कुछ तालाबों में ही मिलता है। पुरातत्ववेत्ताओं ने इस द्वीप का इतिहास जानने के लिए जो खुदाई कराई है उसमें विनायु नामक स्थान में पाया गया आहू मंदिर का ध्वंसावशेष बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी कलाकृति देखते ही बनती है। निष्कर्ष निकाला गया है कि किसी समय अमेरिका में मय सभ्यता फैली हुई थी। वहां इनका जाति के बड़े पुरुषार्थी और बुद्धिमानी लोग रहते थे। वे ही अपनी हल्की नावें लेकर यहाँ पहुंचे थे और इस प्राकृतिक सौंदर्य से भरे पूरे द्वीप में बस गए थे। पुरातत्ववेत्ताओं को खुदाई में तथा गुफाओं में जो प्रमाण आधार मिले हैं उनसे स्पष्ट होता है कि चिरकाल पूर्व वहाँ सभ्य और कुशल लोग रहते थे। उनकी सभ्यता, कारीगरी और सांसारिक जानकारी बड़ी चढ़ी थी। आहू मंदिर के इर्द गिर्द ऐसे प्रमाणों का बाहुल्य है। रानी राराबू की घाटी में वे विशालकाय मूर्तियां गढ़ी जाती थी। वहां से उठाकर आहू मंदिर तक प्राण प्रतिष्ठा के लिए लाई जाती थी। फिर उन्हें जहां उचित समझा जाता था वहां पहुंचाया जाता था। क्रेनों का आविष्कार उन दिनों तक नहीं हुआ था। फिर भी वे आदिवासी जानते थे कि स्वल्प मानवीय श्रम एवं सामान्य रस्सों से किस कौशल के साथ और कैसे 50 टन भारी शिलाखंडों को मीलों की दूरी तक सरलतापूर्वक पहुंचाया जा सकता है। इस द्वीप निवासियों की प्राचीन बोली और लिखी जाने वाली भाषा रंगो रही है। उसका उल्लेख शिलाखंडों में अब भी उपलब्ध है। छोटा सा ईस्टर द्वीप अपने गर्भ में छिपे इस रहस्य का उद्घाटन करता चला जा रहा है कि अमेरिका में कुछ शताब्दी पूर्व इंका नामक बहुत ही सुविकसित सभ्यता वाली जाति बसी हुई थी। उसी के सदस्य इस छोटे से शांत द्वीप में जा बसे थे। वहाँ की विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने इतनी विशालकाय मूर्तियां गढ़ी थी जिनकी तुलना संसार भर में अन्यत्र कहीं नहीं है। अभावग्रस्त और कठिन परिस्थितियों में भी मानवीय पौरुष और कौशल चमत्कारी सफलताएं प्राप्त कर सकता है। इस तथ्य का जीता जागता प्रमाण ईस्टर द्वीप है। इंका जाति अमेरिका में बसी थी पर वह मूलतः भारत से गई थी। मय सभ्यता विशुद्ध रूप से भारतीय सभ्यता थी। अमेरिका और ईस्टर के ध्वंसावशेष एक और भी घोषणा करते हैं कि एक बार सफलता के उच्च स्तर पर पहुंचकर फिर निश्चिंत हो जाना, सुरक्षा व प्रगति के लिए अनवरत प्रयास जारी न रखना, स्वल्प संतोषी और आलसी प्रमादी बन बैठना इतना घातक है कि प्रगतिशील लोग भी क्रमशः नीचे गिरते गिरते दुर्गति के गर्त तक पहुंच सकते हैं। किसी समय के विश्व विजय आज अमेरिका में पिछड़े हुए रेड इंडियन आदिवासी बनकर पिछड़ी स्थिति में रह रहे हैं और उन्हीं के वंशज ईस्टर द्वीप में भी अपना दयनीय अस्तित्व बनाए हुए हैं।